जय हिंद दोस्तों, मैं विनय सिंह जादौन एक बार फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ समसामयिकी क्रॉनिकल सितंबर 2020 का ये अंक। और इस अंक में हम देखते हैं सबसे पहले आर्थिकी का सेगमेंट। पहला पॉइंट हमारा है आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आई है 24 जुलाई 2020 को। इसमें बताया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों यानी कि एससीबीज का एनपीए बढ़कर 14.7% हो गया है। 14.7% हो गया एनपीए बढ़कर वाणिज्यिक बैंकों का। दूसरा हमारा पॉइंट इसी में है जोखिम भारित परिसंपत्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात यानी कि CRAR जो है वो हमारा हो गया है 14.8%। तो ये दोनों ही 14, एनपीए भी 14 है और CRAR भी 14 है। ये 14.7 है और ये 14.8 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रीन एजी मतलब एग्रीकल्चर। ग्रीन एजी पायलट परियोजना सतत कृषि पद्धतियों हेतु है, ये लाई गई। इसमें मिज़ोरम में ये प्रारंभ की गई है। ग्रीन एजी पायलट परियोजना जो है ये मिज़ोरम में प्रारंभ की गई है, पायलट परियोजना है ये। इसमें अन्य राज्य जो शामिल हैं वो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड व ओडिशा है। टोटल 5 राज्य हैं जहाँ पर ग्रीन एजी पायलट परियोजना चलाई जाएगी। मिजोरम में फ़िलहाल चलाई गई है। इसके बाद ये जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड व ओडिशा है, इसमें भी चलाई जाएगी। कम से कम 1.04 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सतत भूमि व जल प्रबंधन के तहत लाया जाएगा तथा 49 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। यह पायलट परियोजना वर्ष 2026 तक रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निर्यात। कृषि निर्यात पर गठित समिति की रिपोर्ट आई है। कृषि के निर्यात पर जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उस पर एक समिति गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट आई है। और इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो संजीव पुरी इसके अध्यक्ष थे। इसमें इन्होंने बताया है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना पड़ेगा। अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो उसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना पड़ेगा। केंद्र सरकार को प्रोत्साहन देने वाली भूमिका निभानी पड़ेगी और इसका वित्त पोषण व कार्यान्वयन हेतु एक संस्था बनानी पड़ेगी। कृषि निर्यात जो कि $40 अरब है, इसको बढ़ाकर हमें $70 अरब करना है। कितना करना है? $70 अरब हमें करना है। $70 अरब करना है हमें। और निजी क्षेत्र की भागीदारी लानी है और वित्त पोषण और कार्यान्वयन हेतु एक संस्था का गठन भी करना है। तो ये सब पॉइंट हैं इसमें। आरबीआई का श्रीलंकाई केंद्रीय बैंक के साथ $40 करोड़ मुद्रा अदला बदली यानी कि स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। यह व्यवस्था 2022 तक जारी रहेगी। यह सुविधा शार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ था, इससे पहले हो चुका है। शार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये दी जाएगी। शार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के तहत ये सुविधा मिलेगी। और आरबीआई का श्रीलंकाई केंद्रीय बैंक के साथ $40 करोड़ मुद्रा अदला बदली की जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI 2020 जारी किया गया है। ये UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी व मानवता विकास पहल यानी कि OPHI है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। 2010 से जारी की जाती है। ये बहुत ही आता है और इसमें बताया गया है कि 107 विकासशील देशों में 1.3 बिलियन लोग यानी कि टोटल 22%, कुल वैश्विक जनसंख्या का 22% लोग बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। ये लगभग 1/4 हो रहा है जाके 25, हालांकि है नहीं 22 है, लेकिन 1/4 जो हमारी पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उससे पीड़ित है। 65 देशों ने MPI में कमी दर्ज की है। 65 देशों में MPI में कमी दर्ज की गई है। भारत द्वारा 10 वर्षों में यानी कि 2005-06 से लेकर 2015-16 के बीच में लगभग 273 मिलियन यानी कि 27.3 लाख
लोगों को एमपीआई से निकाला गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। एमपीआई किस पे बेस्ड होती है, तो ये 3 मेन इसके होते हैं आधार। स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है और जीवन स्तर। फिर 10 इसके और पैरामीटर होते हैं। स्वास्थ्य के 2 होते हैं, एक पोषण है, दूसरा बाल मृत्यु दर है। शिक्षा के होते हैं 2, स्कूली शिक्षा के वर्ष और विद्यालय उपस्थिति। और जीवन स्तर के होते हैं 6, पेयजल होता है, खाना पकाने का ईंधन कौन सा यूज करते हैं, स्वच्छता होता है, सैनिटेशन, और आवास होता है, बिजली व परिसंपत्ति एसेट्स होते हैं। तो ये टोटल 10 पैरामीटर होते हैं। तमिलनाडु देश का शीर्ष निवेश गंतव्य बन गया है। ये प्रोजेक्ट टुडे की एक रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है तमिलनाडु देश का शीर्ष निवेश गंतव्य, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है। अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया है जुलाई 2020 में। देखो अभी तक क्या था, अभी तक चाइना इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश था, लेकिन अमेरिका ने चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार का दर्जा हासिल कर लिया है। और अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार बायलैटरल जो ट्रेड है वो 2019-20 में 88.75 अरब डॉलर हो गया, यूएसडी हो गया है, अरब डॉलर हो गया है। जबकि भारत चीन का द्विपक्षीय व्यापार इन्हीं दिनों में 81.87 अरब डॉलर था। नाबार्ड द्वारा जल संभर परियोजनाओं हेतु पुनर्वित्त योजना प्रारंभ की गई है और ये 5,000 करोड़ की योजना है। नाबार्ड की जल संभर, जो जल संभर योजनाएं होती है उसके लिए पुनर्वित्त योजना प्रारंभ की गई है 5,000 करोड़ की नाबार्ड के द्वारा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया गया है। ये कुशमैन एंड बैकफील्ड ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, इन्होंने जारी किया है और बताया भारत वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में 3रे स्थान पर है। जो सबसे अच्छे माने जाते हैं निर्माण के लिए, उनमें से 3रे स्थान पर है भारत। पहले स्थान पर कौन है? चीन है। पहले स्थान पर चीन है। वैश्विक निर्माण के मामले में चीन पहले पर है, अमेरिका दूसरे पर और भारत तीसरे पर है। केंद्रीय क्षेत्र योजना कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय क्षेत्र योजना कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दी गई 8 जुलाई 2020 को। इसमें क्या है कि ब्याज अनुदान तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए भी ये ब्याज अनुदान दिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए तथा अगले 3 वर्षों तक 30,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी प्रति वर्ष 30,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फिश क्रायो बैंक की स्थापना की गई है। ये विश्व का पहला फिश क्रायो बैंक है जो भारत में बनेगा और ये क्या करेगा, मछली के स्पर्म हैं, जो अच्छी वैरायटी के स्पर्म हैं उनको प्रोवाइड करवाएगा। ये फिशरीज से संबंधित है। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 ये जारी किया गया है 1 जुलाई 2020 से। इससे पहले एक बॉन्ड था, उसमें ब्याज दर ज़्यादा थी, 7.75% थी, और जो नया बॉन्ड है उसमें घटा दिया गया है ब्याज को और ये 7.15% कर दिया गया है। और हर 6 महीने में दर का समायोजन किया जाएगा, एडजस्ट की जाएगी। और ये टोटल जो ऋण पत्र होगा, बॉन्ड होगा, वो 7 वर्ष की अवधि का होगा। 7 वर्ष की अवधि का होगा, 7 वर्ष की अवधि का है और ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक रूप में किया जाएगा। बॉन्ड जो है ये आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर योग्य होगा। चंबल के बेहड़ क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने की योजना ये आई है और विश्व बैंक से इसको सहायता अनुदान भी मिलेगा। राष्ट्रीय घटनाक्रम देखें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आई है और 1986 के बाद 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई थी और उसके बाद ये 2020 में आई है। 29 जुलाई 2020 को इसकी मंजूरी मिल गई है। इसके खास प्रावधान देख लेते हैं। अगले 10 वर्षों में जो GER है
जीईआर है अगले 10 वर्षों में इसको बढ़ाकर सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 100% करना है 2030 तक। प्री स्कूलिंग से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, सब तक पहुंचाना है हमें। कहाँ से? प्री स्कूलिंग से और मिडिल स्कूल तक शिक्षा को सार्वभौमिकरण करना है इसका। उच्च शिक्षा में जीआर जो हाई लेवल की हमारी एजुकेशन है उसमें जो जीआर है सकल नामांकन अनुपात है उसको 50% तक करना है, अभी बहुत कम है, इसको बढ़ा के हमें 50% तक करना है, 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है। स्कूली शिक्षा का पैटर्न जो होगा वो 5+3+3+4 पर होगा और इसमें 3 वर्ष की आंगनबाड़ी शिक्षा भी शामिल है। कम से कम 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी तथा इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रावधान है। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है इंटर्नशिप के साथ में। और कम से कम कक्षा 5 तक की शिक्षा आपकी जो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होगी उसमें दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय बनाया जाएगा एचआरडी मिनिस्ट्री के स्थान पर और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन भी बनाया जाएगा इसी के साथ में। 2030 तक शिक्षण कार्य है तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, यानी कि अब ये नहीं है कोई भी बीएड कर ले, किसी को बीएड करना है शिक्षा क्षेत्र में जाना है तो वो 12th के बाद ही डिसाइड हो जाएगा कि हमें एजुकेशन सेक्टर में ही जाना है, यानी कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम किया जाएगा। और इसके लिए जो शिक्षक होंगे वो 2023 तक हमारे टारगेट अचीव कर लिया जाएगा। बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय बनाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी और अनुसंधान विश्वविद्यालय बनाया जाएगा जो कि वैश्विक मानदंडों के अनुसार होगा, वर्ल्ड लेवल के जो स्टैंडर्ड होंगे उसको फॉलो करेगा। एकल नियामक एक बनाई जाएगी, HEC हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा जो विधि और मेडिकल को छोड़कर, विधि जो लॉ और मेडिकल है इसके लिए अलग से होगा, बाकी सबके लिए एक ही नियामक होगा, एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी जिसका नाम होगा HEC। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है नीति आयोग की पहल है आई क्रेस्ट, नवाचारों को प्रोत्साहन देने की ये योजना है। और IM क्रेस्ट का फुल फॉर्म देखें तो है अटल इनोवेशन मिशन। AIM का तो जानते हैं, अटल इनोवेशन मिशन। और आई क्रेस्ट का मतलब है इंक्यूबेटर कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर रोबस्ट इकोसिस्टम। ये इंक्यूबेटर कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम है और ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा वाधवानी फाउंडेशन की सहायता से चलाया जा रहा है। जो हमारे AIM सेंटर हैं इनमें इनक्यूबेटर को विस्तारित इन्हांस करने की ये योजना है। नीति आयोग की आकांक्षी जिला रैंकिंग जारी की गई है जुलाई में। इसमें बीजापुर जो कर्नाटक का बीजापुर है इसको फर्स्ट पोजीशन है, रिभोई मेघालय का है इसको सेकंड, और अपने यूपी से बहराइच को थर्ड पोजीशन मिला है। एस्पायरेशनल जो ज़िले की रैंकिंग है, एस्पायरेशनल ज़िले कौन से हैं? जो बहुत ही पिछड़े ज़िले हैं, देश भर के जो सबसे पिछड़े ज़िले हैं उनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है और उनमें सुधार कार्य किए जा रहे हैं। जिनमें सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है वो बीजापुर है, नंबर 2 पे रिभोई है, नंबर 3 पे बहराइच है। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन की मंजूरी मिल गई है 23 जुलाई को। और इसमें क्या किया गया है, केवल युद्धक इकाई को छोड़कर, जो फ्रंट पे लड़ने के लिए जो टुकड़ी जाती है उसको छोड़कर बाकी सभी जगह महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाएगा। पहले होता था शॉर्ट सर्विस कमीशन जिसमें लगभग 14 साल तक ये सर्विस करती थी, उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाता था। अभी पूरे जब तक इनकी रिटायरमेंट की एज नहीं होगी तब तक ये बनी रहेंगी। भारत की भू सीमा से लगे देशों में सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत की जो भू सीमा से सटे हुए जैसे भूटान हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान, म्यांमार, ये सारे जितने भी देश हैं जो भू सीमा से जुड़े हुए हैं उनसे कोई भी सार्वजनिक खरीद नहीं की जाएगी। 22 जुलाई को प्रतिबंध जारी किया गया है। भारत में मातृ मृत्यु दर यानी कि MMR 2016 से 18 के बीच पर एक बुलेटिन जारी किया गया है। 2016 से 18 का ये बुलेटिन है।
इसमें बताया गया है कि वर्ष 2016 से 18 में एमएमआर जो कि 113 था, 113 है, ठीक है, जबकि 2015 और 17 के बीच में 122 था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। कितना रह गया 2016 से 18 में? 113 रह गया केवल, जबकि 15-17 में कितना था? 122 था। काफ़ी हमने इसमें अच्छा काम किया है। 9 अंक घटाए, 9 अंक घटाए ये। एसडीजी लक्ष्य प्राप्तकर्ता, एसडीजी लक्ष्य प्राप्तकर्ता कौन से होते हैं? जिनका एमएमआर 70 से कम होता है। जिनका एमएमआर 70 से कम है, ऐसे दक्षिण के ही टोटल राज्य हैं, केवल कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण भारत के जितने राज्य हैं सब ने ये अचीव कर लिया है। कौन कौन ने अचीव कर लिया है? केवल कर्नाटक ने अचीव नहीं किया है। इसमें केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है। कर्नाटक को छोड़कर 5 दक्षिण भारत के राज्यों ने जो एसडीजी के लक्ष्य हैं यानी कि 70 से कम एमएमआर उसको हासिल कर लिया है। स्वास्थ्य नीति जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें इसमें 100 से कम लाना है, हमें एमएमआर को 100 से कम लाना है। ऐसे हमारे 11 राज्य हो गए हैं, ऐसे हमारे 11 राज्य हो गए। सबसे ख़राब दशा देखें एमएमआर की तो असम की है, सबसे ख़राब पोजीशन असम की है, सबसे ज़्यादा 215 एमएमआर है। दूसरा हमारा यूपी है 197, तीसरा हमारा एमपी है 164। इनकी दशा सबसे ख़राब है, ये निचले पायदान पर आते हैं। सबसे नीचे आसाम है, फिर सेकंड नीचे से यूपी आता है और थर्ड नीचे से आता है एमपी। आपातकालीन रक्षा खरीद हेतु सरकार की मंजूरी दे दी गई है। आपातकालीन रक्षा खरीद हेतु सरकार की मंजूरी दी गई है और इसमें कहा गया है 300 करोड़ रुपए तक सरकार की बिना अनुमति के खरीद की जा सकती है। 300 करोड़ रुपए तक की बिना अनुमति की खरीद की जा सकती है। ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा ये प्रज्ञाता है कि दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये 8 चरणीय है, 8 चरणीय होगा ये प्रज्ञाता। इसमें पी का मतलब है प्लान, पहला जो पी है वो प्लान है। दूसरा आर जो है वो है रिव्यू है, ए अरेंज, जी गाइड, वाई यॉक, ए असाइन, टी ट्रैक एंड ए अप्रिशिएट है। अप्रिशिएट रह गया है। जो लास्ट वाला ए है उसका मतलब है अप्रिशिएट करना है, हमें अप्रिशिएट करना है। छत्तीसगढ़ द्वारा भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है 11 जुलाई को। और ये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो 1987 में आया था उसमें इसमें व्यवस्था की गई थी। लोक अदालत की व्यवस्था की गई थी। ये क्या होता है? इसमें सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं, इसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं और इसके जो निर्णय होते हैं सभी पक्षों पर बाध्यकारी और अंतिम होते हैं। मतलब इससे अपील कहीं दूसरी जगह नहीं की जा सकती और इसकी जो डिसीजन है, जो वर्डिक्ट है वो बाध्यकारी है, फोर्सिबल है। उसको मानना या ना मानना डिपेंड नहीं करता है, वॉलेंटरी नहीं है, ये बाध्यकारी है। नेक्स्ट हमारा है पद्मनाभन स्वामी मंदिर प्रशासन त्रावणकोर के शाही परिवार को मिल गया है। इससे पहले भी शाही परिवार के पास ही था और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले के तहत शाही परिवार को दे दिया गया है। एशिया की सबसे विशाल रीवा परियोजना है। 750 मेगावाट की है ये, 750 मेगावाट की परियोजना है और इसके तहत 76% ये स्वयं उपभोग करेगी और 24% जो बिजली है वो दिल्ली मेट्रो को देगी। मनोदर्पण पहल जो है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जारी की गई है। ये छात्रों जो कोविड के कारण अवसाद जो हुआ है, फ्रस्ट्रेशन जो हुआ है, डिप्रेशन जो हुआ है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए ये मनोसामाजिक सहायता है। कौन सी सहायता? मनोसामाजिक सहायता है मनोदर्पण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखें तो संयुक्त अरब अमीरात परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला अरब देश है। जो यूएई है ये पहला अरब देश है जिसने परमाणु एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये कुल 5600 मेगावाट
के 4 संयंत्र लगाएगा। 5600 मेगावाट के 4 संयंत्र लगाएगा। गांधी किम एक्सचेंज, गांधी गांधी किंग, गांधी कौन? मोहनदास करमचंद गांधी, और किंग कौन है? मार्टिन लूथर किंग। इनके नाम पर ये रखा गया है। गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट अमेरिकी कांग्रेस द्वारा ये पारित किया गया है 29 जुलाई को। और अमेरिका तथा भारत दोनों देश के शोधार्थियों को गांधी व लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग की विरासत पर केंद्रित वार्षिक शैक्षिक मंच स्थापित करने का अधिकार मिल गया है। और इस बिल के लेखक जो हैं जॉन लेविस हैं, इनकी अभी डेथ भी हो गई है, और एमी बेरा ने इसका अनुमोदन किया था। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह, दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह ये अनासिस सेकंड है, इसको लॉन्च किया गया है। सतत विकास रिपोर्ट आई है 2020, और भारत का इसमें 117वां स्थान है। और पिछली बार देखें तो भारत इसमें 115वें स्थान पर था, इस बार 117वें पे है। पहला देश जो है सतत विकास लक्ष्य में वो है स्वीडन, स्वीडन नंबर 1 पर है, स्वीडन नंबर 1 पर है। 2064 में दुनिया की आबादी चरम पर होगी, ये लांसेट का अध्ययन आया है। लांसेट ने एक अध्ययन के तहत ये रिपोर्ट जारी की है, और इसमें बताया गया है कि दुनिया की चरम आबादी एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाएगी 2064 में। कितनी हो जाएगी? ये 9.73 मिलियन हो जाएगी। और भारत की आबादी सबसे ज़्यादा होगी 2100 में, ये हो जाएगी 1.09 बिलियन, 1.09 बिलियन हो जाएगी भारत की आबादी। साइबर सुरक्षा पर भारत और इजराइल समझौता हुआ है, साइबर सुरक्षा पर भारत इजराइल समझौता हुआ है। विश्व खाद्य सुरक्षा व पोषण स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि 2019 में भूख या अल्प पोषित कितने लोग थे? 69 करोड़ लोग थे भूख या अल्प पोषित। और भारत की बात करें तो भारत में 19 करोड़ लोग थे, 19 करोड़ लोग थे, जो कि कुल आबादी के 14% हैं। भारत यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर बैठक हुई है 15 जुलाई को, और भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी थे। यूरोपीय संघ की तरफ से ये चार्ल्स माइकल थे, जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, और उर्सुला वान डेयर, जो कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं, ये लोग थे। मालदीव और श्रीलंका में खसरा और रुबेला का उन्मूलन हो गया है। दक्षिण पूर्व एशिया का पहले कंट्री हैं दोनों जिन्होंने खसरा और रुबेला का उन्मूलन किया है। आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में झेलम नदी पर बनाई जाने वाली परियोजना है, और इसके लिए पाकिस्तान और चीन के मध्य एक समझौता हुआ है। भारत यूनाइटेड किंगडम में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है, ये यूके की सरकार का एक आंकड़ा आया है। विज्ञान पर्यावरण देखें तो नासा का मार्स परसिवरेंस मिशन लॉन्च किया गया है, और इसका जो लैंडिंग स्थल होगा वो मार्स का जेजेरो क्रेटर होगा, जेजेरो क्रेटर पे उतरेगा, और इसके साथ में एक छोटा हेलीकॉप्टर भी जाएगा जिसका नाम होगा इंजेन्यूटी, इंजेन्यूटी इसका नाम होगा, जो एक छोटा हेलीकॉप्टर है, और ये वहाँ से वहाँ के चट्टानों के नमूने लाएगा मार्स के। चीन का मंगल मिशन, चीन का भी मंगल मिशन, 3 मंगल मिशन लॉन्च हुए हैं, एक है अमेरिका का, दूसरा यूएई का, और तीसरा चीन का है। तो चीन का जो है उसका नाम है तियानवेन 1, ये 23 जुलाई को लॉन्च किया गया था, और तियानवेन का मतलब होता है स्वर्ग के प्रश्न, स्वर्ग के प्रश्न होता है। भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी आकलन और त्वरित व्यावसायीकरण कार्यक्रम ये चलाया जाएगा। प्लास्टिक का सफाया करने वाली एक बीटल लार्वा की खोज की गई है, बीटल लार्वा की खोज की गई है। ये पोहांग यूनिवर्सिटी जो है, पोहांग यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का युवा सलाहकार समूह गठित किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का युवा सलाहकार समूह, कौन सा? युवा सलाहकार समूह गठित किया गया है। और भारत की अर्चना सोरेंग भी इसमें शामिल होंगी। जलवायु परिवर्तन के कारण 2100 तक ध्रुवीय भालू समाप्त हो जाएंगे। ध्रुवीय भालू जो पोलर बियर होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, ऐसी एक रिपोर्ट आई है। किसकी रिपोर्ट है ये नेचर क्लाइमेट चेंज
जनरल है उसकी रिपोर्ट आई है। और होगा ये कि जलवायु परिवर्तन के कारण सील वगैरह जो होंगी वो विलुप्त हो जाएंगे, वो उनका शिकार नहीं कर पाएंगे, ये ध्रुवी भालू शिकार नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे इनकी संख्या ख़त्म हो जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन, मैंने अभी बताया था, पहला मंगल मिशन लॉन्च किया गया है और इसका नाम हुआ है होप प्रोब, या इसको वहाँ की भाषा में अल अमल कहेंगे, अल अमल कहेंगे। ये जापान के तनेगाशिम से लॉन्च किया गया है। गोल्डन बर्ड विंग, गोल्डन बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है। स्वदेश में विकसित पहली न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है DCGI के द्वारा 14 जुलाई को। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं ड्रग के, उनके द्वारा इसकी मंजूरी मिल गई है। भारतीय सीरम संस्थान पुणे के द्वारा ये विकसित की गई है। वन उपज पारागमन हेतु राष्ट्रीय पा सिस्टम यानी कि NTPS की पायलट परियोजना शुरू की गई है और अभी फ़िलहाल में मध्य प्रदेश व तेलंगाना के बीच ये योजना लागू की गई है। भारत का 2018 बाघ गणना ने बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण था। सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण था। नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की गई है एजीमाला केरल में। ये 3 मेगावाट का होगा, 3 मेगावाट का होगा एजीमाला केरल में। कोरोना कवच ये स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, इसकी इरडा के द्वारा मंजूरी दी गई है। 30 कंपनियों को दी गई है, बीमा कंपनियां जो 30 हैं उनको मंजूरी दी गई है और ये लघु अवधि की है, लघु अवधि की बीमा पॉलिसी है कोरोना कवच। और इसमें सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी, कोई अलग अलग पॉलिसी नहीं देगा, सभी बीमा कंपनियां एक समान पॉलिसी देंगी। पॉलिसी की राशि 50,000 से 5 लाख तक है और इसमें 18 से 65 वर्ष आयु का कोई व्यक्ति स्वयं या पति पत्नी या माता पिता या 25 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पॉलिसी ले सकता है। पॉलिसी की अवधि 3.5 महीना, 6.5 महीना या 9.5 महीने की हो सकती है। NTPC को CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार मिला है। NTPC को CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार मिला है। जूम खोलेगा बेंगलुरु में नया प्रौद्योगिकी केंद्र। जूम जो है जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वो बेंगलुरु में नया एक टेक्नोलॉजी सेंटर खोलेगा। राज्य समाचार देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर से देखें तो स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को 25 लाख रुपए का जीवन पॉलिसी दिया जाएगा, क्योंकि जानते हैं जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्थानीय निकाय के जो लोग थे, पंचायतों के प्रधान वगैरह, उनकी हत्या की गई थी टेररिस्टों के द्वारा। तो इस वजह से उनके लिए 25 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश देखें तो विकास दुबे के मामले की जांच हेतु 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष होंगे बलबीर सिंह चौहान। नवीन रोजगार छतरी योजना ये चालू की गई 18 जुलाई 2020 को। ये SC/ST के गरीब जो व्यक्ति हैं, इनके सर्वांगीण विकास के लिए ये योजना चलाई गई। इसमें तमाम सारे उद्योगों के लिए धनराशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति आई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, 8 जुलाई को आई है। इसमें क्या है कि देश के शीर्ष 3 स्टार्टअप अनुकूल राज्यों में शामिल करना है उत्तर प्रदेश को। जो 3 सबसे अनुकूल राज्य हैं स्टार्टअप के लिए भारत के, उनमें से उत्तर प्रदेश को शामिल करने की योजना है। प्रदेश में 100 इनक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी और सबसे बड़ा इनक्यूबेटर लगाया जाएगा लखनऊ में। और कम से कम एक ज़िले में इनक्यूबेटर, हर ज़िले में इनक्यूबेटर होगा। टोटल 100 लगाए जाएंगे और कम से कम एक इनक्यूबेटर हर ज़िले में होगा और 10,000 स्टार्टअप की स्थापना की जाएगी। इससे प्रत्यक्ष रूप से 50,000 तथा अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख रोजगार सृजित होंगे। छत्तीसगढ़ से देखें तो गोधन न्याय योजना है। इसमें क्या हैगा, गोबर द्वारा जैविक खाद बनाई जाएगी और सरकार लोगों से 2 रुपये प्रति किग्रा की दर से गोबर लेगी और कंपोस्ट खाद में इसको तब्दील करेगी और फिर इसको 8 रुपये प्रति किग्रा हिसाब से बेचेगी। कर्नाटक से देखें, कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन
को मंजूरी दी गई है। खेल देखें तो चर्चित व्यक्तित्व लिन डैन है, ये चाइना के हैं, स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। जी आकाश, ये हमारे तमिलनाडु के रहने वाले हैं, भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। हेमांग अमीन, ये बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया, एंटरिम सीईओ बनाया गया है। क्रिकेट से देखें तो इंग्लैंड ने 2-1 से वेस्ट इंडीज़ को हराकर टेस्ट सीरीज जीती थी, जो कि जुलाई 2020 में हुई थी। T20 विश्व कप स्थगित हो गया है और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। T20 विश्व कप स्थगित हो गया है जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। फुटबॉल देखें तो मोहन बागान, ये क्वेश्चन आया भी था यूपीपीसीएस फ्री में। मोहन बागान नैस्डैक बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब है। नैस्डैक बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब है। बैलन डी'ओर पुरस्कार इस बार किसी को नहीं दिए जाएंगे। रियल मैड्रिड ने जीता 34वां ला लीगा का खिताब। जो रियल मैड्रिड है उसने ला लीगा का खिताब जीता है। चौथे खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होगा। चर्चित व्यक्ति या स्थान देखें तो राहुल बजाज साहब बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद से इन्होंने छोड़ दिया है इस पद को, लेकिन ये गैर कार्यकारी व गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में बने रहेंगे। चंद्रिका प्रसाद चान संतोखी, ये भारतीय मूल के हैं और सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बन गए। सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। दिल्ली देखें क्यों चर्चित थी, तो भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला सार्वजनिक पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा बनाया गया है, दिल्ली में उद्घाटन किया गया। मिजोरम देखें क्यों चर्चा में था, तो जोराम में मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। हागिया सोफिया, ये इस्तांबुल में है। इस्तांबुल जिसको हम दूसरे भी नाम से जानते हैं, कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो बैजेंटाइन, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था, उसकी राजधानी रहा है 1453 तक। और वहाँ के जो बैजेंटाइन सम्राट थे जस्टिनियन, उन्होंने 537 में इसको चर्च बनाया था। ये दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक था। फिर क्या हुआ, ऑटोमन या उस्मानियाई शासकों ने जब इस पर कब्जा किया है 1453 पर, तब इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। लेकिन 1934 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क जो हुए हैं, उन्होंने मस्जिद से इसको संग्रहालय में, म्यूज़ियम में तब्दील किया गया था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जो वहाँ के एर्दोगन हैं, रेसेप तैयब एर्दोगन, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही कट्टरपंथी हैं, उन्होंने उसको कर दिया है तब्दील फिर से मस्जिद में। निधन देखे तो ये कुमकुम अभिनेत्री थी, इनका निधन हो गया। लालजी टंडन हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, यूपी से बिलोंग करते थे, लखनऊ से। जॉन लेविस अमेरिकी सांसद थे, इनका देहांत हो गया। CS शेषाद्री, ये विख्यात गणितज्ञ थे, इनका भी देहांत। ज्योत्सना भट्ट, ये सिरेमिक कलाकार हैं, महिला थी, इनका देहांत हो गया। जगदीप, ये इनको जगदीप नाम से मशहूर थे, लेकिन इसका रियल नाम सैयद इस्तेहाक अहमद जाफरी थे। जावेद जाफरी के पिताजी हैं, अभिनेता थे, मर गए हैं। नियुक्ति देखें तो अशोक लवासा, ये पूर्व हमारे चुनाव आयुक्त थे, इनको ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। P अमुदा जो हैं PMO में संयुक्त सचिव हैं। प्रधानमंत्री जो कार्यालय होता है उसमें संयुक्त सचिव है। इंजेती श्रीनिवास, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो कॉरपोरेशन है उसके बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं। इंद्रमणि पांडे साहब, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत है। पुरस्कार देखें तो डायना पुरस्कार, ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया गया फ्रिया ठकराल को दिया गया है रिसाइकलर ऐप के लिए। ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज, जो USA का अवार्ड है, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चैटी को दिया गया है। सम्मेलन अभियान देखें तो SCO स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, जो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, वर्चुअल बैठक हुई है, अध्यक्षता की है रूस ने। G20 वित्त मंत्रियों की बैठक हुई है, ये भी वर्चुअल हुई थी, इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास देखें तो पैसेज एक्स जो एक्सरसाइज हुआ है भारत अमेरिका के नौसेना के बीच हुआ है अंडमान निकोबार में।
समझौता देखें तो भारत जिम्बाब्वे के बीच समझौता हुआ है। पारस्परिक चिकित्सा पद्धति व होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर एमओयू पर साइन हुए हैं। भारत मालदीव के बीच में समझौता हुआ है आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना हेतु, और भारत $20 मिलियन का अनुदान देगा मालदीव को। वेब पोर्टल ऐप देख लेते हैं तो मौसम मोबाइल ऐप है, ये मौसम की जानकारी देगा। कूर्मा मोबाइल ऐप जो है ये कछुओं के संरक्षण के लिए है। पीएम स्वनिधि ऐप, जो पीएम स्वनिधि योजना चलाई गई है वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, उनके लिए है ये। असीम जो पोर्टल है ये विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों, जो स्किल्ड वर्कर हैं, इनके लिए है। ऐसी असीम का जो फुल फॉर्म है वो है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। हरिकेन हन्ना जो है ये अमेरिका में 25 जुलाई को आया था। विविध देखें तो प्रधानमंत्री द्वारा 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया गया 27 जुलाई को। ये यूपी पीसीएस प्री में आया भी था, और ये जो प्रयोगशालाएं थीं वो नोएडा, मुंबई और कोलकाता में थी। नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 स्टार्ट की गई है 27 जुलाई को डीआरडीओ के द्वारा। डब्ल्यूटीओ द्वारा तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। तुर्कमेनिस्तान को डब्ल्यूटीओ के द्वारा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। नेफ्रो प्लस द्वारा भारत का डायलिसिस ऑन व्हीकल कार्यक्रम चलाया गया है। डायलिसिस ऑन व्हीकल यानी कि आपको डायलिसिस करने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, आपको गाड़ी आएगी दरवाजे पर, उसी में आपका डायलिसिस हो जाएगा। ये सुविधा दिल्ली, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा में चलाई जा रही है। पोस्ट कोविड कोच ये बनाया गया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के द्वारा, यानी कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए कैपेबल होगा। ये इसी वजह से नाम इसका रखा है पोस्ट कोविड कोच, यानी कोविड के बाद कोच कैसे होंगे उसके लिए ये बनाया गया है। तो उसमें पैरों से चलने के लिए, आप सैनिटाइजर करने के लिए पैर से चलाने वाली मशीन वगैरह होगी। तो सारी चीज़ें, नल खोलने के लिए भी पैर का यूज कर सकेंगे ताकि हाथ से उसको ना टच करें। पराबैंगनी सैनिटाइजर उत्पाद शुद्ध बनाया गया। शुद्ध पराबैंगनी सैनिटाइजर उत्पाद जो है उसका नाम है शुद्ध। ये आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाया गया है। पुस्तक देखें तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल की बुक है। दिवस देख ले तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम थी कोविड-19 पर रोक लगाना। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस होता है, इसकी थीम थी स्किल फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे होता है और इसकी थीम थी हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम थी उनका अस्तित्व हमारे साथ है। उनका अस्तित्व हमारे साथ है। तो इसी के साथ ये अंक समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।